Start with the gracious name of Allah Almighty, who is Rahman and Rahim. Greetings to all the viewers of Adler Academy. खुशामदीद कहता हूँ आप सब व्यूअर्स को एडलर एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है अपनी डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, वो है लाइंस फ्रॉम द डेजर्टेड विलेज बाय सर ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं पीपीटी की जानिब और देखते हैं कि हमारे बुलेट पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिस्कस करेंगे इसकी समरी के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी पोइट्री यानी मेन थीम के बारे में, और थर्डली हम इसकी डिस्कशन करेंगे स्टैंजा वाइज और इसकी लाइंस को समझेंगे कि पोइट आखिर कहना क्या चाहता है। तो चलिए चलते हैं पीपीटी की जानिब और देखते हैं कि आज के बुलेट पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ही वॉज बॉर्न ऑन 10 नवंबर 1728। 1728 को वो पैदा हुए। उनकी जो जाए पैदाइश थी उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हिस्ट्री में, तो दो जगहें लिखी हुई हैं, वो दोनों ही मैंने मेंशन कर दी हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से पेपर में आता है तो आप आसानी लिख सकते हैं। तो पहली जो जगह है वो बैलीमोहन कंट्री, लॉन्गफोर्ड, किंगडम ऑफ आयरलैंड। जो दूसरी है वो है एल्फिन कंट्री, रॉस्कोमोन, किंगडम ऑफ आयरलैंड। दोनों ही आयरलैंड की ही जगह हैं और दोनों का यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। डेट ऑफ डेथ 4 अप्रैल 1774, एज 45, लंदन इंग्लैंड। यानी कि उनकी जो वफ़ात हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1774 को, 45 साल की उम्र में, लंदन इंग्लैंड में। उनकी जो ग्रेव है वो है टेम्पल चर्च लंदन में, यानी कि जो ग्रेव यार्ड है उनका, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली पोइट्स जो हैं वो बरीड हैं। ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन जो रहा पूरी ज़िंदगी में, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि वो कंसिस्टेंट स्टूडेंट नहीं रहे। उनकी इब्तदाई तालीम जो थी वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रही। ठीक है, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है मेडिकल की डिग्री हासिल की। ठीक है, वो भी तब हासिल की कि जब उनके ऊपर बहुत बुरे हालात आ चुके थे। इतने बुरे हालात थे कि उनके पास एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दी फ्लूट बजा के। तो उसके बाद उन्होंने मेडिकल की फील्ड ज्वाइन की और उसके बाद उन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल की, लेकिन कभी भी वो एज अ डॉक्टर या एज अ मेडिकल कंसल्टेंट कभी भी आगे जाहिर नहीं हुए। तो उन्होंने आगे चल के अपना जो ऑक्यूपेशन चूज़ किया वो था एज अ प्ले राइट, पोइट, बस्कर एंड एपोथेकेरीज असिस्टेंट। लैंग्वेज उनकी जो मोस्टली थी वो थी इंग्लिश। ठीक है, उनके एजुकेशन पे आते हैं। जो बेसिक एजुकेशन उन्होंने हासिल की थी वो उन्होंने हासिल की थी ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से। बीए किया था 1749 में। लिटरेरी मूवमेंट जो उस टाइम चल रही थी, दी क्लब चल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ये 18th सेंचुरी थी और आप जानते हैं कि 18th सेंचुरी जो थी वो एज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म थी। इस एज में जो है वो मोस्टली इंडस्ट्रीज बिल्ड की गई थी इंग्लैंड में। ठीक है, उनके नोटेबल वर्क जो हैं उनके नाम मैंने नीचे लिखे हैं। द वाइसर ऑफ वेकफील्ड, द डेजर्टेड विलेज, द गुड नेचर्ड मैन, शी स्टॉप्स टू कनकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनकी कुछ बायोग्राफी है शॉर्ट जो मैंने डिस्कस करके यहाँ पे आपको बताई है। तो इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डेजर्टेड विलेज की एक शॉर्ट जो है वो हम ओवरव्यू लेते हैं कि वो कब लिखी गई और उसका क्या था। तो इन द 70-60s Goldsmith witnessed demolition of an ancient village and destruction of its farm to clear land to become a wealthy man's garden. His poem The Deserted Village, published in 1770, expresses a fear that the destruction of village and the conversion of land from productive agriculture to ornamental landscape gardens would ruin the peasantry। तो इसके कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ कि 1760 में गोल्ड स्मिथ जो था उसने एक ऐसा मंज़र देखा जब एक गांव को तोड़कर एक फार्म वन में तब्दील कर दिया गया एक अमीर शख्स के लिए, जो कि उसका गार्डन बना। तो डेजर्टेड विलेज उसी इवेंट की एक फ़ोटोकॉपी है, या एक ऐसी हम ये कह लें कि इंस्पिरेशन है जो 1770 में लिखी गई 10 साल बाद, और वो बताती है, खौफ जाहिर करती है कि ये जो देहातों की तब्दीली है
वो एक दिन जो है वो इस एग्रीकल्चर यानी इस ज़रख़ेज़ ज़मीन की पैदावार को छीन लेगी और ख़ूबसूरत गार्डन जो बनाए जा रहे हैं वो यहाँ की जो खूबसूरती है, जो असल खूबसूरती है, उसको तबाह व बर्बाद कर देगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो ये बताता है कि डेजर्टेड विलेज एज अ पास्टोरल पोइट्री। पास्टोरल पोइट्री वो पोइट्री होती है जो कि किसी ख़ास इवेंट को ज़ाहिर करे, जो कि किसी इवेंट से रिलेटेड हो। ठीक है स्टूडेंट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1770, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 1770 में ये लिखी गई थी। इट आइडियलाइज्ड अ रूरल वे ऑफ लाइफ दैट वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द ग्रीड ऑफ लैंडलॉर्ड एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। तो इसमें बताया गया है कि इसकी जो मेन आइडिया है वो ये है कि जो देहाती ज़िंदगी है उसके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं कि उसको तबाह किया जा रहा है, जो है लालच बड़े जागीरदारों की और सियासतदानों की, कि जी उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उसको तब्दील कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी स्टैंजा की तरफ। तो स्टूडेंट स्टैंजा में मैंने इसकी जो है वो लाइन 1 से लाइन 12 तक जो है इसको मैंने किया है, क्योंकि ये लाइंस में है और 2 पोर्शन में डिवाइड की गई है आपकी पोइट्री। तो हम पहले फर्स्ट लाइन टू 12 लाइन तक देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। रिमेंबरिंग द नेटिव विलेज अबर्न। ठीक है, तो पहले जो है वो शायर जो है वो याद कर रहा है अपने नेटिव विलेज, उसका जो आबाई गांव है उसके बारे में यादें ताज़ा कर रहा है, जिसका नाम है अबर्न। ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि शायर ने किस जो है वो विलेज का नाम लिखा है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा ये पॉइंट। अगर आप वीडियो ज़्यादा तेज़ चल रही है तो आप इसको रोक के स्टॉप करके ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं और फिर ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी पूरी समरी समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अबर्न देयर वाज हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अबर्न जो कि गांव था वहाँ पर सेहत और खुशहाली थी। ही सेज दैट इट इज़ लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन वेयर स्प्रिंग विजिट अर्ली एंड लास्ट लॉन्ग। ठीक है, वो कहता है कि ये गांव जो है दुनिया या कर्रे अजीम का सबसे खूबसूरत तरीन जो है वो गांव है और यहाँ पर बहारें जल्दी आ जाती हैं और देर तक रहती हैं। ही रिकॉल्स लवली शेडी प्लेसेस ऑफ इनोसेंस सराउंडेड बाय ट्रीज वेयर ही स्पेंड हिज यूथ एंड प्लेड स्पोर्ट्स। तो वो याद करता है उन सायेदार जगहों को जहाँ पे उसने अपना बचपन गुजारा, जिन दरख्तों के नीचे उसने अपना बचपन गुजारा और मोस्टली उसने अपनी जवानी के दिन गुजारे और जहाँ पे वो अपने खेल खेलता रहा अपने दोस्तों के साथ। ही रिकॉल्स ग्रासी प्लेसेस एंड हम्बल हैप्पीनेस मेड एवरी सीन डियर एंड स्वीट। वो याद करता है उस घास वाली ज़मीन को और उस खुशी को जो कि उसके इस मंज़र को, इस याद को बहुत खूबसूरत और मीठा बना देता है। तो स्टूडेंट्स, ही रिकॉल्स द शेल्टर्ड कोर्ट एंड द कल्टिवेटेड फार्म। वो याद करता है उस सायेदार जगह को, उस हिफाजती जगह को, और वो याद करता है उन फार्म्स को, उन खेतों को जो कि कभी आबाद थे, जिन पे ज़रखेज़ी थी। देन ही रिकॉल्स इट्स चार्म दैट इज़ नेवर फेलिंग brook, the busy mill and the decent church that was on the top of the neighboring hill। ठीक है, तो वो याद करता है चार्म्स यानी खूबसूरतियाँ जो कभी ख़त्म ना होने वाली थी, और एक याद करता है एक मिल के बारे में, एक चक्की के बारे में जो हमेशा चलती रहती थी, और वो याद करता है उस चर्च के बारे में जहाँ वो अक्सर इबादत करने जाया करता था, जो कि एक बराबर वाली पहाड़ी के ऊपर था। तो स्टूडेंट्स, ये थी लाइन 1 से लेके लाइन 12 तक। अब देखते हैं लाइन 13 से लेके लाइन 30 तक जो है वो पोइट हमें क्या बताता है। ही रिकॉल्स हेथॉर्न बुशेस विच हैड सीड्स बीनीथ इट्स शेड वेयर old people used to talk and lovers used to sit quietly and whispered। वो याद करता है उन खारदार झाड़ियों को जहाँ अक्सर वो बैठा करते थे। कौन लोग बैठा करते थे? बूढ़े लोग बैठा करते थे, और प्यार मोहब्बत वाले लोग जो हैं, जो प्यार करने वाले दो जवान लोग, कपल जो थे अपोजिट जेंडर, वो बैठा करते थे और वो सरगोशियाँ किया करते थे अपनी मोहब्बत की और अपनी खुशहाली की। ही रिकॉल्स हॉलीडेज He used to wait because everybody played different games and sport and enjoy। तो वो याद करता है और इंतज़ार करता है अपनी छुट्टी के दिन का, जब सब लोग जो हैं वो खेलते हैं मुख्तलिफ गेमें।
ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं और एंजॉय करते हैं और अपनी खुशी को एक दूसरों से बांटते हैं। रिकॉल्स व्हेन यंग पीपल compete with while the old looked on them as referee। वो याद करता है कि जब नौजवान लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और बड़े बूढ़े जो हैं वो उनको एज अ रेफरी जो है वो जज करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। ही रिकॉल्स प्लेफुल एक्टिविटी मैरिली वेंट ऑन द ग्राउंड एंड मैनी क्लेवर ट्रिक्स एंड फीट ऑफ स्ट्रेंथ वर परफॉर्म्ड। वो याद करता है उन खेल वाले दिनों को, उन खेल वाली सरगर्मियों को जो कि बहुत खुशी से लोग खेला करते थे। और वो बताता है क्लेवर ट्रिक्स मतलब ये कि ऐसे खेल जिसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता हो, एंड फीट ऑफ स्ट्रेंथ, और जिसमें अपनी ताकत यानी ज़ोर आजमाई का मुकाबला किया जाता हो। ही रिकॉल्स सॉन्ग्स डांस विच परफॉर्म फॉर फेम। ठीक है, वो उन वक्त को याद करता है जब लोग गाना गाया करते थे, ख़वातीन बैठकर गाना गाया करती थी, डांस किया करती थी, ताकि वो लोगों की नज़र में आ सकें और इस नज़र में आ सकें कि लोग उनके महबूब उनको देखें और पसंद करके वो शादी कर सकें। ही रिकॉल्स हाउ ही मार्क्ड फेसेस ऑफ फ्रेंड इन ब्लैक सीक्रेटली दे डिड नॉट नो। वो याद करता है कि जब दोस्त थक हार के खेल के सो जाया करते थे तो फिर वो एक काले से रंग से उनकी जिस तरह बच्चे नहीं छोटे मूछें बना देते हैं, किसी की दाढ़ी बनाया, तो वो याद करता है कि उस वक्त में मैं अपने दोस्तों की मूछें बना, जब उनको पता भी नहीं लगता था, मैं उनका मुंह जो है वो काला कर दिया करता था। He recalls how young girls used to see their beloved with side look and how parents used to glance at their young children। तो वो याद करता है उस वक्त को जब नौजवान लड़कियां अपने महबूब को देखती हैं और अपने आशिक को देखती हैं, और जो आशिक हैं वो अपनी महबूबा को देखते हैं और उनके पेरेंट्स जो है वो उन पे कड़ी नज़र रखते हैं और देखते हैं कि कौन जो है किसकी तरफ अट्रैक्टिव है और फ़ौरन से उसको जहाँ ज़रूरत होती है रोकने की वहाँ रोकते हैं। ही रिकॉल्स हाउ हैप्पी एवरीवन वाज एंड रिजेक्ट दैट इट हैज़ वैनिश्ड। ठीक है, वो याद करता है कि कितनी खुशहाली थी, कितने खुश व खुर्रम ज़िंदगी थी, लेकिन वो इस बात से इनकारी भी है कि अब ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। ही टेल्स कॉजेज़ ऑफ मेन डिके बिकॉज दे आर रनिंग आफ्टर मनी। जो मेन कॉज बताता है वो ये बताता है कि लोग आजकल मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, पैसे की तरफ भाग रहे हैं, और ये इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि इट वाज इन्फ्लुएंस ऑफ एज। क्योंकि 18वीं सदी, जैसे मैंने आपको बताया, 18वीं सदी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आई थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोग जो है वो अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के, ज़रखेज़ी को छोड़ के वो किस तरफ भाग रहे थे? फैक्ट्रीज़ की तरफ भाग रहे थे, मिल्स की तरफ भाग रहे थे। ही टेल्स दैट दे आर गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एंड देयर लिटिल जॉयज, द कंट्री फॉल अ प्रे टू एविल एंड कांट प्रोग्रेस। और वो बताता है आगे कि लोग जो हैं वो इंसान को कम अहमियत दे रहे हैं, उनकी खुशियों को कम अहमियत दे रहे हैं, और उसे डर है कि उनका मुल्क जो है वो नीचे गिरता जाएगा और इस शैतान की चपेट में आ जाएगा और आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी इस लाइंस की, स्टैंजास की समरी, जिनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब थोड़ी सी एक नज़र मार लेते हैं, देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ, इसकी थीम की तरफ। द पोएट एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड फोकसेस ऑन द लॉस ऑफ रस्टिक गुडनेस। ठीक है, पोएट जो है वो कबूल करता है इस हकीकत को और गौर करता है इस पे कि जो देहाती ज़िंदगी है, देहाती खुशी है, वो ख़त्म हो रही है, एंड द इनविटेबल एफर्ट ऑफ प्रोग्रेस टू डिस्प्लेस सच गुडनेस इन द नेम ऑफ कॉलस वेल्थ। तो वो बताता है कि इनएविटेबल एफर्ट जो है कि गैर मामूली कोशिश है प्रोग्रेस की, यानी खुशहाली की तरफ, वो बजाय खुशहाली लाने के डिस्प्लेस कर रही है, दूर कर रही है खुशियों को, अच्छाई को, जो कि एक दौलत के नाम पर लोगों से जो है वसूल की जा रही है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी यहाँ तक की इसकी समरी, साथ में बायोग्राफी ऑफ द पोएट और सेंट्रल थीम। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।